अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हमने पास पेपर सोल्यूशन की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसका 3rd लेक्चर है। और ये जो है इसके अंदर हम लाहौर बोर्ड ग्रुप 1 का पेपर जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ। अगर हम देखें तो जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है, जिसकी स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो यूनिट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं और जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। यूनिट्स जो हैं वो बेस यूनिट्स होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें पहले आंसर की, जो ए है वो है एम्पेयर जो कि इलेक्ट्रिक करंट है और ये एक एसआई यूनिट है। बी है कैंडेला, ठीक है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, लाइट का यूनिट है, तो ये जो है ये भी ऐसा यूनिट है। सी जो है मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है, ठीक है, ये भी एक ऐसा यूनिट है। और अगर हम डी देखें, डी इज़ अ स्टेरेडियन जो कि एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, और सेकंड जो है वो है डिराइव्ड यूनिट्स जो कि बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हमें हासिल होते हैं। इनकी तादाद इनफाइनाइट होती है, जबकि जो बेस यूनिट्स होते हैं इनकी तादाद 7 होती है। तो ये आपने अपने पास लिख लेना। सप्लीमेंट्री 2 तरह के होते हैं, रेडियन एंड स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 से एमसीक्यूज पूछा गया। ठीक है, और ये जो टॉपिक था ये था हमारे पास जनाब 1.3। ठीक है, 1.3 टॉपिक जो है इससे एमसीक्यूज पूछा गया था। अगर हम लास्ट चलें से आगे चलें तो ये है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2। ठीक है, इसमें कहा गया है इन मयरमेंट है हमारे पास 8000 kg और जिस स्केल से हम इसको मयर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट है 10 kg। देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपने बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो मयरमेंट है वो है 8000 kg। हम इसको लीस्ट काउंट से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 800 kg। ठीक है, तो अगर आप देखें इसके अंदर तो ये हमारे पास 3 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका। ये भी चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है। ठीक है, और ये है जनाब टॉपिक 1.5 सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक है। उसमें आपने लास्ट पे पढ़ना है, लास्ट से आई थिंक सेकंड वन रूल है, आपने अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। ठीक है, और अगर जैसे ही यहाँ पे आएगा 100 कि उसका जो है वो 100 kg का स्केल है, तो आप 100 kg से डिवाइड करेंगे तो 2 सिफर ऊपर से कट जाएंगे और जवाब आएगा 80 kg। उसमें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 2। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आगे है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3, कहता है इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, अगर हमारे पास वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स, किन वेक्टर्स का जो कि इक्वल वेक्टर्स हैं फोर्स के, ठीक है, इज़ आल्सो इक्वल, यानी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस, दोनों फोर्सेस क्योंकि आप मैग्नीट्यूड में बराबर हैं तो रिजल्टेंट उनमें से किसी एक के बराबर होगा। ठीक है, देन द एंगल बिटवीन देम, तो आपने बताना है उनके दरमियान में एंगल कितना होगा। स्टूडेंट्स, ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 एग्जाम्पल प्रॉब्लम है आपका। ठीक है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम है 2.3, एग्जाम्पल है बुक की। आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा, फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो आगे है एमसीक्यूज नंबर 4, कहता है आपके पास 3 यूनिट वेक्टर हैं आई, जे और के। ठीक है, आपने उनका रिलेशन बताना है। अगर हम देखें तो हमारे पास आई है, जे है और के यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा होगा कि जब हम जे क्रॉस के करते हैं तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आता है आई, और आई को करेंगे तो ये सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट बनता है जिसका यूनिट आता है, आंसर आता है नल वेक्टर। तो ये इसका जो है वो आंसर आएगा हमारे पास नल वेक्टर। ठीक है जी, ये आपका चैप्टर नंबर 2 से एमसीक्यूज पूछा गया है। ठीक है, और ये टॉपिक है जनाब आपका 2.3। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, इसमें डॉट और क्रॉस वाला टॉपिक शामिल है। आगे चलते हैं जी, एमसीक्यूज नंबर 5, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप होती है हमारे पास
m ऑफ tan थीटा, ठीक है, और इसको लिखते हैं डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ठीक है। अगर आप देखें तो डेल्टा y पे वेलोसिटी, x एक्सिस पे टाइम, और ये बराबर होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ठीक आएगा। ये जो MCQs है ये चैप्टर नंबर 3 में से पूछा गया है आपसे, ठीक है, और टॉपिक है जनाब आपका 3.4, ठीक है, 3.4 टॉपिक से ये आपको पूछा गया। आगे जो देखते हैं MCQs नंबर 6। ये जो MCQs है ये भी हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है लास्ट, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें से ये पूछा गया MCQs है। टॉपिक का नंबर मुझे अब याद नहीं है। तो कहता है कि द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपको याद होगा वहाँ पे एक डायग्राम भी बनी हुई है बुक पे, ठीक है। उसमें अगर आप देखेंगे तो जब बॉडी, फर्ज करें ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचती है, ठीक है, कुछ इस तरह की मोशन होती है, ठीक है। तो जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचती है तो उसके पास जो वेलोसिटी वेक्टर होता है, ठीक है, वो सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो, Vy क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। और इस पे नीचे की तरफ लग रही होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जिसको आप एक्सेलरेशन कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, G। अब इन दोनों के दरमियान का एंगल देखिए विच इज़ 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। आगे है हमारे पास MCQs नंबर 7। कहता है एज द फूड वी ईट इन अ डे हैज़ अबाउट द सेम एनर्जी। जो हम कहते हैं दिन में खुराक खाते हैं उसकी एनर्जी बराबर होगी 1/3 लीटर ऑफ द पेट्रोल। यहाँ पे 1/2 लीटर है, 1/5 लीटर है, 1/7 लीटर है। ये आपका MCQs है चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है। MCQs चैप्टर नंबर 4 से है, पेज 84 से पूछा गया, पेज नंबर 84, ठीक है। टिड बिट्स, ठीक है, साइड पे गिवन होती है इंफॉर्मेशन, उसमें से ही आपसे पूछा गया MCQs। आगे चलते हैं MCQs नंबर 8 पे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। ये देखें तो ये चैप्टर नंबर 5 से MCQs पूछा गया, ठीक है। ये भी पेज की साइड इंफॉर्मेशन से है। पेज नंबर है जनाब इसका 109, ठीक है। ये साइड इन्फो से आपको MCQs आया, ठीक है, और इसका आंसर है 1/2 mr², ठीक है। वहाँ पे और डिफरेंट शेप्स भी हैं, आप उनका भी याद कर लें तो बेहतर है। आगे है MCQs नंबर 9। ये पूछा गया है चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है लास्ट वन 6.6 ब्लड फ्लो वाला टॉपिक। इससे भी बहुत ज़्यादा MCQs पूछे जाते हैं। 1 टॉर बराबर होता है 13.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 टॉर बराबर होगा 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह का MCQs और भी आता है कि 10 टॉर किसके बराबर होगा, वो आपने खुद निकालना है। अभी यहाँ पे 50 टॉर किसके बराबर होगा, ठीक है। 100 टॉर किसके बराबर होगा, ये 1000 टॉर कर लें, ठीक है। इस तरह के MCQs जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर देख लेने। आगे है हमारे पास 10 MCQs, द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी स्पेसिफाइज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये चैप्टर नंबर 7 से MCQs पूछा गया, ठीक है। टॉपिक है इसका 7.3, ठीक है, फेज एंगल वाला टॉपिक है। तो जो थीटा होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये काफ़ी दफ़ा पेपर में पूछे जाने वाला MCQs है। आगे है MCQs नंबर 11, इफ़ वेव ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम। अगर एक वेव डेंसर मीडियम से जा रही हो, रिफ्लेक्ट हो किसकी बाउंड्री से, रेयर मीडियम की बाउंड्री से, तो आपने बताना है कि फेज चेंज कितना होगा, तो वो होगा 0 डिग्री, ठीक है।
तो फेस चेंज कितना होगा 0 डिग्री अगर आपकी वेव डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है। अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो होगा 180 डिग्री का फेस शिफ्ट और पाथ डिफरेंस आएगा λ/2। तो ये चैप्टर नंबर 8 से पूछा गया MCQs। ठीक है, टॉपिक है जनाब 8.7। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के नाम से टॉपिक है। आगे है जी MCQs नंबर 12। अकॉर्डिंग टू द डॉपलर इफेक्ट स्टार मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ शो। ठीक है, ये हमें शो करेगा ब्लू शिफ्ट। ठीक है, तो ये भी MCQs है चैप्टर नंबर 8 से। ठीक है, टॉपिक है जनाब 8.12 डॉपलर इफेक्ट और उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, इसमें आपने देख लेना है, इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, सोनार वाली एप्लीकेशन है। ठीक है, और भी इससे प्रीवियस पेपर जो हमने डिस्कस किए DG खान में, उसमें भी इससे रिलेटेड MCQs आए थे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे है जी 13 MCQs इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर टू ऑब्जर्व द 2 कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। जब आप वहाँ पे पैटर्न देख रहे होते हैं, ठीक है, तो टेलीस्कोप के अंदर, तो आपने बताना है कि हमारे पास जो है वो जब फ्रिंज मूव करती है, या 2 ब्राइट फ्रिंजेस मूव करेंगी अगल बगल वाली, या 2 ब्राइट फ्रिंजेस, तो मूवेबल मिरर जो है वो कितना फासला कवर करता है, तो वो करता है λ/2। ये बुक की लाइन में लिखा गया है। ये MCQs पूछा गया है चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है जी, टॉपिक है हमारे पास 9.7। ठीक है जी, तो ये आपने देख लेना है। आगे अब हम चलें तो अगला है MCQs नंबर 14। इन कॉलीमेटर द रेज कमिंग आउट ऑफ द लेंस। जो रेज लेंस से निकलती हैं आर पैरेलल, वो पैरेलल होती हैं इफ़ एट द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड स्लिट। अगर लेंस और स्लिट के दरमियान का फासला क्या होगा, ठीक है, तो वो बराबर होगा फोकल लेंथ के। ठीक है, फोकस पॉइंट का जो लेंस का कन्वेक्स लेंस इसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे है हमारे पास MCQs नंबर 15। इफ़ सोर्स एंड सिंक आर एट सेम टेम्परेचर। अगर सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम हो, द नेट इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज। इंट्रोपी होती है ΔS ΔQ/T। ठीक है, अब आप देखें सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम है, तो इसका मतलब है कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हुई। हीट ट्रांसफ़र नहीं हुई तो ΔQ क्या हो जाएगा 0, 0/समथिंग 0। तो नेट चेंज जो आएगा एंट्रोपी के अंदर वो भी क्या आएगा 0। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, आइसोलेटेड, उसके अंदर आपके पास 2 जार्स हैं। ठीक है, वो एक का टेम्परेचर कम है और एक का टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन आपने बीच में कुछ ऐसा इंसुलेटेड मटेरियल लगा रखा है कि दोनों की हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही, तो उसकी एंट्रोपी जो सिस्टम की रहेगी वो क्या हो जाएगी 0। ठीक है, आगे है हमारे पास MCQs नंबर 16। अच्छा, ये वाला जो MCQs है ये चैप्टर नंबर 10 से पूछा गया है। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स टॉपिक है हमारे पास 10.6। ठीक है, ये वाला MCQs जो है ये चैप्टर नंबर 11 से आया है। ठीक है, और टॉपिक है जनाब इसका 11.11, लास्ट वाला टॉपिक। और ये वाला जो MCQs है अब ये है चैप्टर नंबर 5 से। ठीक है, टॉपिक है इसका 5.8। ठीक है, वो आपने देख लेना है। इसमें मुझे डाउट है टॉपिक का, एक दफ़ा नंबर आपने चेक कर लेना है। आगे है, अच्छा, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन ऑफ द स्पेस क्राफ्ट डबल। अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, दैन द ग्रेविटी प्रोड्यूस बिकम्स। तो वो ग्रेविटी प्रोड्यूस जो होगी उस पर क्या सा चेंज आएगा। तो आपको पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज़ इक्वल टू 1/2 पाई √G/R। ठीक है, अब हमने यहाँ से G का रिलेशन निकालना, तो दोनों साइड पे लेंगे स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/4 पाई का स्क्वायर। ठीक है, G और नीचे रह जाएगा R। G हमने निकालना है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा G इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर RF स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप देखें फ्रीक्वेंसी को आपने कर दिया डबल। ठीक है, तो G डैश जो नई वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर R, F की जगह पे आ जाएगा 2F का स्क्वायर, तो ये बनेगा G डैश 4 पाई स्क्वायर R 4F स्क्वायर। अब ये वाला जो 4 है इसको हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा G डैश इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर
ठीक है, आर एफ स्क्वायर और यहाँ पे बाहर ले लेंगे 4। ठीक है, इससे आगे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी डैश 4 जी, क्योंकि ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, जी के। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो अब देखें तो हमारे पास जो नई ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे है हमारे पास MCQs नंबर 17। ये चैप्टर नंबर 11 से पूछा गया है, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, टॉपिक है हमारे पास 11.9। ठीक है, और कहता है इफ़ एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन हैज़ एफिशिएंसी, जो आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आइडियल रिवर्सिबल इंजन होता है वो हमारे पास उसकी एफिशिएंसी होती है 100%। ठीक है, हाईएस्ट नहीं हम कह सकते। ठीक है, और एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ वर्किंग, तो इंडिपेंडेंट होती है, 33.3% भी नहीं होती। तो ये कार्नेट इंजन जो आपने पढ़ा है उसके अंदर हम ये आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन सपोज करते हैं जब हम पीवी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 100%। तो ये था स्टूडेंट्स आज का पेपर, आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, साथ में जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ें, साथ पढ़ें, तो ये चीज़ें पढ़ें, ये बार बार यही MCQs जो होते हैं रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, और इधर से ही MCQs आ रहा होता है। अगर आपकी कोई सजेशन है तो काइंडली नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, कोई सवाल है आपका। ठीक है, कोई डाउट है, जो भी आप पूछना चाहें वो नीचे आप पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट्स भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। ठीक है, अपना, अपने घर वालों का, फैमिली मेम्बर्स का, दोस्तों का, इर्द गिर्द के हमसाए लोगों का, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।